Hello everyone, Namaskaram. This is Amit welcoming you on my channel Profound Learning. So, I'm here with today's current affairs, so let's get started. Okay, so this is the question number one. हाल ही में बंगलौर के कुछ लोगों ने कुछ सेकंड के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषीय वलय देखा है। इस दुर्लभ ऑप्टिकल और वायुमंडलीय घटना किस प्रभाव के कारण होती है? देन द आंसर विल बी कैलिडोस्कोप। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? देन आंसर विल बी 29 मई। क्यों? क्योंकि इसी दिन 29 मई को क्या हुआ था कि 1953 में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किए थे। कौन? एडमंड हिलरी, जो न्यूजीलैंड के हैं, सर एडमंड हिलरी, एंड नेपाल की तेनजिंग नार्गेव शेरपा। इन दोनों लोगों ने पहली बार एवरेस्ट को फतेह किया था। तो इसलिए 29 मई के दिन ही एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और ये जो एवरेस्ट को वहाँ पर नेपाल में सागर माथा बोलते हैं और तिब्बत में चोमालुंगमा बोलते हैं। और इसका नाम एवरेस्ट कैसे पड़ा? कि एक सर्वेयर थे जो कि मतलब सर्वे करते थे किसी भी एक तरह से माउंटेन्स की करते रहे होंगे, खगोलविद थे। तो इनको इनके नाम पर रखा गया। इनका नाम था जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट। इन्होंने 1830 से लेकर 1843 तक भारत के सर्वेयर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिशर एक तरह से थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द माउंट एवरेस्ट। तो इसको याद रखना है। 29 मई 1953 को सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नार्गे शेरपा वो की थी, फतेह की थी। और इनका नाम किसके नाम पर रखा गया? ऊंचाई आप लोग जानते होंगे 8,848। सागर माथा याद रखना है। चोमा लुंगमा याद रखना है इन तिब्बत, एंड इन नेपाल इट इज कॉल्ड एज ए सागर माथा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देन द आंसर विल बी 29 में। व्हाट इज दिस? व्हाट द वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे? एक्चुअल में ये क्या होता है कि और ये क्यों मनाया जाता है? एक्चुअल में इट्स अ वेरी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि मेंस्ट्रुअल वीमेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली चलती है। तो उसमें क्या होता है कि विच इज़ द वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ, फॉर आवर बर्थ, जो कि दुनिया में इसे एक तरह से अपवित्र और एक तरह से कलंक माना जाता है। कि ड्यूरिंग वीमेंस आर वेरी मच इम्प्योर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उन्हें अपवित्र माना जाता है। तो एक तरह से एक सामाजिक कलंक है, बिकॉज एक बायोलॉजिकल प्रोसेस इज वेरी नॉर्मल थिंग दैट हैपन्स। अगर ये नहीं होता तो हो सकता है हमारा आपका बर्थ नहीं होता। ओके, तो इसे बहुत गंदा माना जाता है। आई डोंट थिंक कि ये समाज कितना वो हो चुका है। तो इसको एक मतलब सामाजिक कलंक न माना जाए, उसको एक नॉर्मल प्रोसेस माना जाए। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे और चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं, वो भी एक तरह से नॉर्मल थिंग है। उसे इसको ऐसा करने के लिए, इसको एक नॉर्मल मानने के लिए एक आंदोलन की तरह चलाया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। और इसके लिए एक वो संगठन, इसका नाम याद होना चाहिए कि वाश यूनाइटेड, जो कि इसके लिए आगे बढ़ के काम कर रही है। पहली बार 2014 में इन्हें वो लॉन्च किया था। वाश यूनाइटेड इज़ ए वेरी फेमस एनजीओ है जो कि जर्मनी की, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो हमें भी इसको वी शुड टेक इट वेरी नॉर्मली। अगर इसे नॉर्मल नहीं लेंगे तो सोचिए, अदरवाइज अगर ये सब अपवित्र है तो हमारा बर्थ भी अपवित्र होना चाहिए। बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा। इसी की वजह, अगर ये नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा लोगों का। तो वी शुड टेक इट वेरी नॉर्मल। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको मनाया जाता है 28 मई को। 28 मई तारीख ही क्यों चुनी गई है? बिकॉज इट्स अ मंथली साइकिल, इट्स अ मंथली फिनोमेना। और ये माना जाता है कि 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट 5 डेज, अराउंड 4 to 5 डेज ये चलता है। तो इसीलिए 28 को होता है, 28 डेज नॉर्मल होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ टेकन एज 28 मई। 28 को सिग्निफिकेंस, उसका सार्थकता बनाए रखने के लिए 28 मई को चुना गया है दिन। अब मई क्यों है, आई डोंट नो, एंड नथिंग मोर नोट नीड टू नो अबाउट इट। इसका थीम हमें याद रखना चाहिए, एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ।
So this is the theme: action and investment in menstrual hygiene and health. ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस पर्वतारोही ने केवल 26 घंटे में, एक्चुअल में 25 घंटे 50 मिनट में लगभग 26 घंटे में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई दर्ज की है? देन द आंसर इज सांग इन हंग। ओके, सांग इन हंग, हमें इनको याद रखना है। इन्होंने 26 घंटे में, अराउंड 25 घंटे 50 मिनट में, एक महिला होते हुए महिला ने इतने कम समय में पहली बार चढ़ाई की एवरेस्ट पर। ओके, अपने इन्होंने तीसरे प्रयास में 25 घंटे 50 मिनट में रिकॉर्ड 8,848 मीटर का इन्होंने पूरा किया। इससे पहले 2017 में सांग सिंह पर चढ़ने वाली पहली हांगकांग की महिला बनी थी सबसे कम उम्र कम समय में। वो समय था 39 मिनट घंटे 6 मिनट में उन्होंने पूरी किया था। उनका रिकॉर्ड इन्होंने 25 घंटे और 50 मिनट में ही पूरा कर दिया। सो दिस इज़ द वेरी ग्रेट थिंग। और यहाँ पर ये सब लिखा गया है कि उस पर चढ़ाई कितना कठिन होती है। अब तक लगभग 300 लोग उस पर चढ़ते चढ़ते मर चुके हैं। कितने लोगों की तो बॉडी अभी मतलब उसी पर पड़ी रह गई है, एवरेस्ट पहाड़ों पर ही। तो दीज आर द स्टोरीज बिहाइंड दैट, आई नीड नॉट रीड इट। ओके, स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो यह सैन्य अभ्यास किसके बीच? नाटो मेंबर्स के बीच। व्हाट इज नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ मीन्स उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इनके सारे सदस्यों के बीच इसको आयोजित किया गया है। तो नाटो के बारे में जान लेते हैं। इसमें मैं देना भूल गया नाटो के बारे में कुछ। तो इसको फाउंड किया था 4 अप्रैल 1949 को इसका फाउंडेड इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में इसको मतलब इसकी स्थापना की गई। इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर है। और इसमें कितने मेंबर्स हैं? देर आर 30 मेंबर्स इन नाटो। एक संगठन है जिसमें 30 देश हैं। क्या भारत इसका मेंबर है? नहीं, भारत इज मीन्स इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ नाटो। तो यह अभ्यास स्टीड डिफेंडर 21 वार गेम, स्टीड डिफेंडर 21 वार गेम, जस्ट रिमेंबर इट, नाटो के बीच से वो किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे कि बहुत सारी ओपन स्काई जो ट्रीटी थी रसिया और चाइना के बीच, मतलब कई देशों के बीच थी, मुख्य इसमें मेन कंट्री रसिया और चाइना थे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, पिछले साल उन्होंने इस ट्रीटी से बाहर अपने को कर लिया। तो अब उधर नवंबर मंथ में 2020 में, अब 2021 में जनवरी में लगभग रसिया ने भी अपने को बाहर कर लिया। तो अब क्या हो गया है कि दोनों एक दूसरे को थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रसिया इसलिए बाहर हो गया, कहा कि भाई जब अमेरिका ही नहीं इसमें है, हमें मेन तो अमेरिका से ही डर है, और वो ही अगर इसका मेंबर नहीं है तो मेरे रहने कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही ओपन स्काई ट्रीटी थी क्या, अगर बात होगी तो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें ये था कि जो जो इस ट्रीटी के मेंबर थे वो क्या करेंगे कि वो चाहें तो किसी देश में, उस मेंबर कंट्री में अपना फ्लाइट घुमा सकते हैं, और कोई अवैध कार्रवाई, कोई ऐसा मेजर न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं बनाया जा रहा है जो कि हमारे देश के लिए खतरा हो। तो जैसे इसमें क्या हुआ करता था कि रसिया है, रसिया अगर चाहे अमेरिका कुछ ऐसा कर रहा है, कोई एटम बम, हाइड्रोजन बम वगैरह कुछ ऐसा बना रहा है जो कि अवैध है, नहीं बनाना चाहिए, एक ट्रीटी साइन हुई है देशों के बीच की, कोई ऐसा हथियार नहीं बनाएगा जो पूरे विश्व के लिए संकट हो। तो रसिया को अगर लगेगा कि हमें चेक करना चाहिए कहीं अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है, तो अमेरिका से परमिशन मांगेगा कि मैं चाहता हूं कि आपके देश के ऊपर वो करना, फ्लाइट को उड़ाना, और मैं चेक करूंगा अपने मतलब जो भी यंत्रों का यूज करके वो चेक करते हैं, बहुत सारे उनके पास होते हैं मशीनरी। तो उसको परमिशन 72 घंटे पहले परमिशन मांगनी होती है, और 24 घंटे पहले उन्हें बताना पड़ेगा किस रूट से आप उड़ाएंगे। अमेरिका पूछेगा आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं, तो बोलेगा न्यूयॉर्क से होते कैलिफोर्निया से मैं निकल जाऊंगा, मेरा फ़्लाइट निकल जाएगी। तो अमेरिका को मतलब रास्ता वो मतलब क्लियर कर देना होता है कि हाँ आप जा सकते हैं। तो 72 घंटे पहले मांगना होता है, और 24 घंटे पहले उनको रास्ता बताना होता है, वो किसी भी कंट्री को, जिस भी देश में वो जाना चाहता है। तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप था, उनका ये था कि भाई रसिया इसका उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि एक रसिया का एक उसमें जगह है, उससे अमेरिका चाह रहा था कि मैं उस रास्ते से अपना एक फ़्लाइट गुजारूं, जबकि रसिया उससे मना कर रहा था कि नहीं, वो नहीं दे रहा था, तो एक तरह से ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा था। तो
रसिया बोला कि नहीं, हमने जब ट्रीटी साइन किया था तो मैंने बोला था कि मैं इस जगह से नहीं उड़ाने दूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि मैं, ये ट्रीटी का उल्लंघन हो रहा है इसलिए मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ, तो इसलिए वो बाहर निकल गए। बाद में रसिया भी इस साल जनवरी में बाहर निकल गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओपन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या है कि जब दोनों लोग ओपन ट्रीटी से बाहर निकल गए हैं, तब दोनों लोग एक दूसरे से डरे हुए हैं कि अंदर अंदर क्या होगा, पता नहीं। तो एक तरह से अमेरिका अपने को मजबूत बनाने के लिए जो नाटो मेंबर हैं उनसे उनका सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिससे कि हम एक तरह से पावरफुल एटलीस्ट बने रहें अगर कल को कोई वार होता है तो। अब नाटो मेंबर के बीच जो और नाटो मेंबर की अगर एक बात जान लेनी चाहिए कि अगर मान लीजिए इंडिया किसी नाटो मेंबर पे अटैक करता है, मान लीजिए कोई एक जर्मनी है नाटो का मेंबर, मे बी आई डोंट नो कि वेदर है कि नहीं, शायद जर्मनी है। तो अगर जर्मनी मान लीजिए नाटो का मेंबर है और इंडिया उस पर अटैक करता है, तो नाटो मेंबर पे अटैक करना मतलब कि पूरे नाटो पे अटैक करना, मतलब अगर उसमें 30 मेंबर हैं, 30 कंट्रीज हैं नाटो के मेंबर, तो पूरे 30 कंट्री पर माना जाएगा अटैक हुआ। तो 30 कंट्री मिल के भारत पर अटैक करेंगे। इसीलिए तो चाइना और रसिया इतने पावरफुल होते हुए भी अमेरिका से पंगा नहीं लेते, बिकॉज अमेरिका नाटो का मेंबर है, जबकि चाइना नहीं है। इसीलिए एक बार क्या हुआ था कि ईरान में उन्होंने गिरा दिया था, बम गिरा दिया था अमेरिका ने, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मतलब चाहें अगर तो मिल के वो कर सकते हैं कई कंट्री, क्योंकि इकट्ठा होते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी कंट्री वीक है। बट अमेरिका इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसका एक तरह से मेंबर है, और भी कंट्री के साथ कोई पंगा नहीं लेता है, जैसे कि अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, ये सब जो है, चेक रिपब्लिक हैं जो, डेनमार्क, ये सब सारी कंट्री नाटो के मेंबर है, फ्रांस भी है, हंगरी, आइसलैंड, इटली, ये सारे मेंबर है। तो इन पे अटैक कोई नहीं कर पाता है, जस्ट बिकॉज के दे आर द मेंबर ऑफ नाटो। अगर उन पे कोई अटैक करेगा तो आपको यूएसए को भी लड़ना पड़ेगा उनके साथ। सो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड भी उसका मेंबर है, लेकिन रसिया एंड चाइना नहीं है, जो कि बहुत पावरफुल हैं, तो इसलिए उनसे अमेरिका के साथ पंगा नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, बिकॉज दे आर द collectively 30 country member are coming together for fighting with a single country, then it will become a big problem with them. So guys, this is a lot, I told a lot about the NATO and open treaty organization. These are very relative terms, so we should know. Okay, let's move to the next question. I will be go very fast now. असामाजिक गतिविधि की रोकथाम अधिनियम पासा, जो हाल ही में चर्चे में था, किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश पर लागू किया गया है? लक्षद्वीप पर इसको लागू किया गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये सब क्या है, पासा। क्योंकि वहाँ पर अगर कोई असामाजिक गतिविधि करता है तो उसको बिना मतलब वारंट के ही उनको क्या मतलब वो मतलब हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसा कोई नियम कानून आया जिसका बहुत विरोध हो रहा था, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ ऐसे मिस टाइपिंग हो गई है। तो ये क्या है, सेंगसी गुड़ी, क्या है, सेंगसी गुई है, सेंगसी डुई, जो भी है चाइनीज़ वर्ड है, इसको मैं अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इसके यहाँ पर 6 बलि के गड्ढे पाए गए हैं। मतलब बलि मतलब होता है सेक्रीफाइस, है ना, बलि देना, जान दे देना, किसी का वो नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि चाइना में पाया गया है। तो ये बहुत पुराना है, कुछ जैसे कि अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो ये कुछ रिलेट किया जा सकता है कि पहले ऐसा कुछ था जो कि जहाँ पर लोगों को बलि दी जाती थी। तो 6 बलि के गड्ढे पाए गए हैं। तो जसवंत नो दिस। किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली हेतु अधिनियम लागू किया है? देन द आंसर इज हरियाणा। नेक्स्ट, हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। सत्यदेव नारायण है वहाँ के राज्यपाल, और सीएम है मनोहर लाल खट्टर। और अगर हरियाणा की बात की जाए और उसे हिस्ट्री से रिलेट किया जाए, तो वहाँ पर राखी गढ़ी है, हिसार जिले में राखी गढ़ी स्थान है, जो कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसके बहुत सारे साइट थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, है ना, चांद मोहनजोदाड़ो, ऐसे करके बहुत सारे वो थे, रोपड़ वगैरह। तो उसमें एक था राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है एक सबसे बड़ी साइट है, अभी जल्दी ही इसका वो उत्खनन किया गया। ये पाया गया कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी साइट कौन थी? राखी गढ़ी। अगर राखी गढ़ी के बारे में बात किया जाए, तो इस किस नदी के किनारे है सभ्यता? तो आप याद रखिएगा, घग्गर। और घग्गर नदी के किनारे एक और सभ्यता थी, कालीबंगन। कालीबंगन और राखी गढ़ी किसके किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे। एक्चुअल में अगर ये घग्गर नदी है तो उसके पास में थी कौन?
कालीबंगन, लेकिन 27 किलोमीटर दूर हुआ करती थी राखी गढ़ी। लेकिन ये माना जाता है कि ये लगभग एक बीच में से बहती थी, दोनों के आसपास ही थी। लेकिन ये क्या हो गया, बाद में इसने घग्गर ने अपना रास्ता बदल लिया। तो ये हो गया, थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट हो गया इसका राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। अगला है कि यहाँ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। क्या है? फाग नृत्य, सांग नृत्य, खोरिया नृत्य और डाफ नृत्य। तो खोरिया याद रखिएगा, और आज के लिए खोरिया नृत्य याद रखिए और सांग नृत्य। दिस इज ऑफ हरियाणा, हरियाणा का है। खोरिया में क्या करता है कि महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इतना क्लियर होना चाहिए, महिलाओं द्वारा खोरिया नृत्य। और सॉन्ग नृत्य जो है, ये क्या है कि एक तरह से धार्मिक कहानियों वगैरह से रिलेटेड होता है, जो कि इसमें महिलाएं पुरुषों का वस्त्र पहनती हैं सॉन्ग नृत्य में, और पुरुष क्या करते हैं कि महिलाओं के ड्रेसेस पहन के, कपड़े पहन के इसमें परफॉर्मेंस देते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो रिमेंबर द सॉन्ग नृत्य और खोरिया नृत्य, और फाग और डाफ अगर याद कर सकें, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, कि हाल ही में समाचारों में देखी गई झुकी हुई बुद्ध की मूर्ति क्या दर्शाती है? अभी झुकी इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा फिर। अभी थोड़ा समय का वो कंस्ट्रेंट है, इसलिए बस इतना आप याद रखिए कि जब बुद्ध की अंतिम बीमारी के दौरान, जब मतलब वो कमज़ोर एकदम हो चुके थे, महापरिनिर्वाण की स्थिति में जब लेने वाले थे, तो मतलब मृत्यु को, अब मैंने बताया था बुद्ध को महापरिनिर्वाण बोला जाता है उनकी मृत्यु को, जबकि महावीर को केवल निर्वाण बोला जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि उसमें बहुत कमज़ोर हो गए थे, वीक हो गए थे, भोजन उन्होंने त्याग दिया था। तो उस समय की एक तरह से वो बनाई गई है, झुकी हुई मूर्ति बनाई गई है, जो बता वही क्या बताती है, अगर पूछेगा झुकी हुई बुद्ध की मूर्ति क्या दर्शाती है, तो ये बीमारी के दौरान परिनिर्वाण में प्रवेश करने की को दर्शाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम लॉन्च की है। व्हाट इज दिस? युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम क्या है? ये लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा कि युवा लेखक बहुत आगे बढ़ चढ़ के आए, अब देख रहे होंगे कि लेखन थोड़ा सा कम हो गया है, उसको कम इंपॉर्टेंस मिल रही, बिकॉज इसमें कोई अर्निंग नहीं है। और कोई लेखकों की बड़ी बेइज्जती होती है कि भैया लेखक लिख के क्या करेंगे, कोई कमाई ही नहीं, पेट थोड़ा ना भरेगा। तो उसको थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए एक स्कीम का लॉन्च किया गया, जिसमें कि लेखकों को क्या किया जाएगा, 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को, उभरते हुए लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, और साथ ही उनको क्या किया जाएगा, ये मोटिवेट किया जाएगा कि जो फ्रीडम फाइटर थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ ऐसे थे जो लोग खूब चर्चे में रहे, और कुछ बेचारे बहुत वो थे लेकिन उनका नाम नहीं आ पाया। वो क्या हो गए, उनको बोला जाता है अनसंग हीरोज या अनसंग वॉरियर। मतलब ऐसे वॉरियर, ऐसे योद्धा जिनको गाया नहीं गया, जिनको गुणगान नहीं हो पाया किन्हीं कारणों बस, तो उनको उनके गुणगान किया जाए अपने लेखन के माध्यम से। सो दिस इज युवा prime minister scheme, just remember it. So guys, this is a very long video, thank you very much. I think I am able to clear you the NATO open treaty organization, and उसको क्या, हरियाणा के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, and just keep revising it, just keep learning, keep growing. So this is, you know all for today. Thank you very much, and have a good day.